हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मज़ीबी गुस्सीनी के बारे में पढ़ लिया था, जो कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी था और उसने कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जिससे कि जाकर आगे लोगों के मन में नेशनलिज्म के प्रति सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए। नाउ ऑन द टुडेज टॉपिक वी कवर द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब इसमें क्या हुआ कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 और 1848 के बीच में हुआ। इसमें जो मेन रिवॉल्यूशंस हुए वो फ्रांस, बेल्जियम एंड ग्रीस के बीच में हुए। यानी कि फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस इन्होंने भी अपने अपने इंडिपेंडेंस के लिए रिवॉल्यूशंस की। जो मेन है वो है फ्रांस। तो हम फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ उसे जुलाई रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि पहले तो क्या था कि फ्रांस 1830 में क्या हुआ, फर्स्ट एक थोड़ी सी चिंगारी भड़की, ऐसा मान सकते हैं। वहाँ क्या हुआ कि बर्बन डायनेस्टी था जिसे कंजर्वेटिव्स ने 1815 में कब्जा कर लिया था, उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंका लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने। लिबरल का मतलब वही बेटा, ऐसे व्यक्ति, ऐसा समूह, लिबरल समूह, ऐसा ग्रुप जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, इंस्टीट्यूशंस बने और ये मोनार्की से फ्री हो जाए। और इन्हीं लिबरल लोगों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की को बिल्कुल ही ख़त्म किया। और बट हाँ, ये बात भी है कि इन्होंने मोनार्की को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लेकर आए और इसको लीड करने का काम दिया लुइस फिलिप। जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, डायग्राम फिगर, ये लुइस फिलिप का है। ओके, जुलाई रिवॉल्यूशन किसके लिए जाना जाता है? फ्रेंच लोगों के लिए। ओके, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक पोइट का भी नाम आता है जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ये इंग्लिश पोइट थे। इंग्लिश पोइट होने के बाद भी इन्होंने ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे काम किए, बिकॉज इनके मन में कुछ ग्रीस के लिए सेंटिमेंट्स होंगे। बट आगे जाके इन्होंने बहुत सारा ऑर्गेनाइज़ किया, फंड, फाइट में भी काम किया, वॉर में भी काम किया, बट अल्टीमेटली 1824 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आता है इसी टॉपिक में, सब टॉपिक द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग। अब रोमांटिक का मतलब बेटा आप लोग जो समझ रहे हैं वो नहीं है। ओके, इसमें रोमांटिक का मतलब क्या है कि रिवॉल्यूशन केवल वॉर से, फाइट से, हुड़दंग मचाने से नहीं लड़े जाते। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हमें अपने कल्चर मूवमेंट्स को, हमारे लोक गीतों को, हमारे फोक सॉन्ग्स को, ठीक है, हमारे ट्रेडिशन को, इनको भी लेकर काम करना चाहिए और इससे भी नेशनलिज्म की सेंटिमेंट्स जो है लोगों के मन में जागृत होती है, इनलाइटेड होती है। इसे कहा गया रोमांटिसिज्म। ओके, अब रोमांटिसिज्म की ड्यूरेशन में एक पोइट हुए जिनका नाम था जॉन गॉडफ्राइड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? द ट्रू कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग द कॉमन पीपल। यानी कि अगर आपको एक सही कल्चर ढूंढना है तो वहाँ के कॉमन लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ के किसी राजा के महलों में, राजा के घरों में जाने से वो नहीं मिलेगा आपको। सेकेंड, फोक सॉन्ग, पोइट्री, डांसेस, ये किसी भी नेशन की ट्रू स्पिरिट्स होते हैं। ये किसने कहा है? जॉन गॉडफ्राइड ने। अब गॉडफ्राइड ने कहा कि ट्रू कल्चर ही हमारा एक नेशनलिज्म की भावना को जागृत करता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोलैंड और रशिया। तो रशिया ने पोलैंड पर क्या कर लिया था? कब्ज़ा। अब पोलैंड के ऊपर जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर रशिया ने फ्रेंच को हटाकर रशियन को लागू कर दिया। अब पोलैंड के लोग इससे गुस्सा हो गए। अब पोलैंड के लोगों ने क्या किया? रशिया के ख़िलाफ़ एक पूरा रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया। बाद में जाकर इसे ख़त्म कर दिया गया था। पर ये इसका एग्जाम्पल है कि आप छोटे से ट्रेडिशन को लेकर, अपने लैंग्वेज को लेकर भी एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ 1830 में क्या हुआ कि फ्रांस में और पूरे यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप का एक दौर आया। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी
पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहा था या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। लोगों के पास काम करने को पैसा नहीं था और काम करने के लिए कुछ था भी नहीं, इसलिए गांव के लोग शहरों की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट हुए। और साथ में एक चीज़ और हो गई कि फूड क्राइसिस हो गए बिकॉज बेड हार्वेस्ट सीज़न के कारण। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इसी को इस नीचे इमेज में शो किया गया है कि वहाँ के पेरिस के लोगों में, यूरोप के लोगों में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी थी कि वो स्ट्रीट पर आकर लोग जमा हो जाया करते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ का जो राजा था लुइस फिलिप, वो इस सब दृश्य को देखकर भाग खड़ा हुआ। अब लोगों के मन में आया कि राजा तो चला गया, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो इसके लिए एक नेशनल असेंबली क्रिएट की गई और फ्रांस को एक रिपब्लिक देश घोषित कर दिया गया। और इसमें 21 से ऊपर जितने भी एजेस के लोग हैं उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया और सभी को राइट टू वर्क का भी गारंटी दिया गया। याद रखिएगा, पेरिस में, यूरोप में, फ्रांस में भूखमरी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लुइस फिलिप वहाँ से भाग गया और लोगों ने एक नेशनल असेंबली क्रिएट की और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया। यहीं से पेरिस का, फ्रांस का नेशनलिज्म की तरफ आगे बढ़ने का रुख होता है। अब आते हैं सेलेसिया रिवोल्ट ऑफ 1845। अब सेलेसिया रिवोल्ट में क्या है, तो सेलेसिया जो था पोलैंड का एक पार्ट था, एक टेरिटरी थी। अब सेलेसिया में क्या हुआ, जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया। बिकॉज वीवर्स क्या थे, बहुत ही हार्डशिप कंडीशन में रह रहे थे, बहुत गरीब थे। पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या कर दिया, उनके सारी चीज़ों के भाव बढ़ा दिए, प्राइसेस कम कर दिए और प्राइसेस कम होने के कारण वीवर्स को भी कम पैसा मिलने लगा। इसलिए इन्होंने भी एक आंदोलन खड़ा कर दिया। अल्टीमेटली इसमें 11 वीवर्स की डेथ हो गई और इस रिवॉल्यूशन को दबा दिया गया। इसे बोला जाता है सेलेसिया रिवोल्ट ऑफ 1845। अब ये सब होने के बाद मिडिल क्लास चुप क्यों बैठता, तो मिडिल क्लास क्या चाहता था, एक अपना लिबरलिज्म चाहता था, एक मोनार्की की जगह क्या चाहता था, एक कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी बने जो असेंबली कराए, डेमोक्रेसी लाए। तो इसके लिए जर्मन रीजन में क्या हुआ, इन मिडिल क्लास के लोगों ने एक नेशन स्टेट क्रिएट किया। इस नेशन स्टेट की पार्लियामेंट्री भी क्रिएट की गई, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, जिसकी अपनी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन थी और इसे कहा गया ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली तो बन गई, इसमें टोटल 831 मेंबर्स भी बना दिए गए, परंतु प्रॉब्लम ये हो गई कि इस असेंबली में सभी को इक्वल राइट नहीं दिए गए। पीजेंट्स, वर्कर एंड एर्स्टियंस, आर्टिस्ट यानी जो काम लिखा पढ़ी करते थे, जो वर्कर थे, जो किसान थे, उनको बहुत कम राइट्स दिए गए थे। इसलिए इन तीनों ही ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स ने अपना जो सपोर्ट था वो इससे वापस ले लिया गया और ये मूवमेंट भी ख़त्म हो गया। अच्छा, ये सब मेंबर्स इकट्ठे कहाँ हुए थे, तो ये चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठा हुए थे, जिसको इन्होंने नाम दे दिया था असेंबली। अब ये लोग असेंबली में इकट्ठा होकर कुछ चार्टर बनाया होगा इन्होंने, तो चार्टर बनाकर किसके पास गए, पर्शिया जो कि उस समय एक बहुत बड़ी मोनार्की थी, उस पर्शिया के पास गए और वहाँ के राजा को बोला कि ये लो भाई साहब, हमने अपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाए हैं, आप इसे पास करो। मिडिल क्लास के लोग गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा के पास क्यों गए, जबकि ये तो मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे और ये जर्मनी थे। पर हुआ क्या, उस समय जर्मनी नाम की कोई कंट्री थी नहीं। उस समय प्रूशिया जो था एक बहुत बड़ा डोमिनेटेड टेरिटरी था और उसके अंदर ही जर्मनी बोलने वाले लोग आया करते थे। पर राजा तो ये चाहता नहीं था कि उसकी पावर्स कम हो, कि इन लोगों की बात मान के भैया मैं तो पावर से लेस हो जाऊं और ये बाद में मुझे ही दबा दे। इसलिए फ्रेडरिक विलियम ने अपने दरबारियों को बुलाकर इनको बाहर फिकवा दिया। अब आगे पढ़ते हैं कि उनको बाहर फेंकने के बाद ये जो जितने मोनार्की स्टेट्स के लीडर्स थे, किंग थे, इन्होंने सोचा कि अब इनको ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। जो भी लिबरलिज्म थे, है ना, तो इनको दबाया नहीं जा सकता। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना स्टार्ट किया और इनको ग्रांट किया कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी ऑफ राइट देना स्टार्ट किया, वोटिंग का राइट दिया,
ओके, कुछ पावर्स भी दी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अभी के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद का कुछ टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and wait for the next video. Thank you everyone.